गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आज हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इससे पहले वाली क्लासेस में हमने पृथ्वी की उत्पत्ति और ग्रहों की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांतों को पढ़ा है। तो आज इसमें हम देखेंगे पृथ्वी की आंतरिक संरचना। ये पहला पार्ट है इसका। सो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, पृथ्वी की आंतरिक संरचना के विषय में जो हम जानते हैं वो हमें जो मैक्सिमम नॉलेज है वो है हमें अप्रत्यक्ष स्रोतों से प्राप्त। क्योंकि अंदर जाके या जो ड्रिलिंग करके जो हम देख पाते हैं वो बहुत ही लिमिटेड जो है लेवल तक, जैसे 6 किलोमीटर तक हमने अधिकतम इसको देखा हुआ है। जबकि आप देखोगे जो धरातल है उसकी जो पृथ्वी का जो धरातल है या क्रस्ट है उससे पृथ्वी के केंद्र की दूरी लगभग 6400 किलोमीटर है, या प्रिसाइजली बोलें तो 6378 किलोमीटर के आसपास है। ठीक है, तो इतनी गहराई तक हम ड्रिलिंग करके उसको नहीं देख सकते, मतलब हम प्रत्यक्ष ज्ञान इसका नहीं कर सकते। तो प्रत्यक्ष ज्ञान प्राप्त करने की भी एक सीमा है। तो हमें जो मैक्सिमम जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में पता चला है वो पता चला है अप्रत्यक्ष स्रोतों से। ठीक है, कुछ प्रत्यक्ष स्रोत भी हैं जो पृथ्वी की आंतरिक संरचना पर प्रकाश डालते हैं। तो जो प्रत्यक्ष स्रोत हैं वो हैं हमारे जैसे आप देखोगे जो हम एक तो ड्रिलिंग करते हैं, जो कुएं खोदते हैं उनके थ्रू करके जो पता लगाते हैं पृथ्वी के आंतरिक संरचना का, वो है। इसके साथ ही कई बार आप देखोगे माइनिंग के अलावा जो ज्वालामुखी विस्फोट होते हैं, तो ज्वालामुखी का जो उद्गार होता है उससे जो पदार्थ निकलते हैं, ठीक है, जो लावा निकलता है या जो मैग्मा बाहर आता है, तो वो बहुत गहराई से बाहर आता है। तो वो एक प्रकार से हमें एक प्रत्यक्ष स्रोत या डायरेक्ट सोर्स की तरह हम उसको ट्रीट करते हैं। तो ये कुछ प्रत्यक्ष स्रोत हैं जिनसे हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। इसके अलावा आप देखोगे कि जो मैक्सिमम जो स्रोत हैं पृथ्वी के इंटीरियर के बारे में या पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में बताने वाले, वो आपके हैं अप्रत्यक्ष स्रोत, ठीक है, या इनडायरेक्ट सोर्सेज। इसमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमारा ज्ञान अनिवार्यतः अप्रत्यक्ष प्रमाणों पर आधारित है, क्योंकि मानव के लिए पृथ्वी के आंतरिक भागों को प्रत्यक्ष रूप से देख पाना संभव नहीं है। अब यदि आप अप्रत्यक्ष स्रोतों में लोगे तो उसमें आप देखोगे तापमान, दबाव और पृथ्वी का जो घनत्व है वो, टेम्परेचर, प्रेशर और पृथ्वी की जो डेंसिटी है वो, उसके साथ साथ जो सेस्मिक वेव्स हैं, ठीक है, भूगर्भिक भूकंपीय तरंगे हैं, वो एक बहुत प्रमुख स्रोत हैं, प्रमुख अप्रत्यक्ष स्रोत हैं पृथ्वी की आंतरिक संरचना के बारे में हमें बताने के लिए। इसके साथ ही उल्काएँ, ठीक है। इसके अलावा आपके जो बहुत सारे इन जो जो स्रोत हैं इनको हम एक दूसरे तरीके से भी इनको कैटेगराइज कर सकते हैं। उसमें जैसे अप्राकृतिक स्रोत जो हैं आपके तापमान, दबाव और घनत्व हैं, इनको इनहेरेंट सोर्स भी कहते हैं या निहित स्रोत भी कहते हैं। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं? इनको इनहेरेंट सोर्सेज भी कहते हैं या निहित स्रोत भी कहते हैं। इसके अलावा जो प्राकृतिक स्रोत हैं या जो जिसमें से आपका आता है ज्वालामुखी उद्गार, भूकंप, और तीसरा है एक आपका उल्काएँ। तो इसमें जो ज्वालामुखी उद्गार और भूकंप है ये आपके कहलाते हैं आकस्मिक संचलन, सडन मूवमेंट्स, ठीक है, सडन मूवमेंट्स। तो इनके माध्यम से भी हमें पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता चलता है। और जो तीसरा है वो है आपका पृथ्वी की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत हैं, उनके साक्ष्य। जो भी हमने पिछले क्लासेस में जो सिद्धांत पढ़े हैं उनके आधार पर भी हम कुछ डिसीजंस, कुछ निर्णय ले सकते हैं, कुछ तर्क, कुछ आइडिया हमें मिल सकता है कि पृथ्वी की जो आंतरिक संरचना है वो कैसी होगी। अब आप देखोगे, इनमें से हम देखते हैं पहले तापमान। तापमान आप देखोगे तो अनेक वैज्ञानिक तथ्यों से प्रमाणित हो चुका है कि भूगर्भ की गहराई के साथ साथ तापमान बढ़ता है। जो आप ड्रिलिंग करते हो उससे भी ये पता चलता है। अब आप देखोगे कि ज्वालामुखी विस्फोट के समय जो निकलता है आपका लावा, या जो गीजर्स होते हैं या फिर जो फ्यूमरोल्स होते हैं या धुआरे होते हैं, वो भी इस तथ्य की पुष्टि करते हैं, क्योंकि जो पदार्थ आंतरिक भाग से निकलता है उसका टेम्परेचर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। ठीक है, ये सभी तथ्य इस बात की पुष्टि करते हैं कि पृथ्वी की सतह से केंद्र की ओर जाने पर तापमान में वृद्धि दर्ज की जाती है। लेकिन मेन बात यह है कि ये जो तापमान में वृद्धि होती है वो किस दर से बढ़ती है, या किस दर से ये तेज़ी से बढ़ती है या कम तेज़ी से बढ़ती है, या ये क्या ये कांस्टेंट रहती है। ठीक है, तो उसको लेके बहुत सारे अनुमान हैं।
अब आप देखोगे कि जो ये वृद्धि दर है, तापमान में जो बढ़ने की वृद्धि दर है, ये भूपृष्ठ से भूगर्भ की तरफ लगभग 32 मीटर पर लगभग 1 डिग्री सेंटीग्रेड की तापमान में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, या यूँ कहे कि 32 मीटर में आपका 32 मीटर आप गहरे जाओगे तो तापमान है ना आपका 1 डिग्री बढ़ जाएगा। ठीक है, लेकिन तापमान में जो ये तीव्र गति से वृद्धि होती है एक निश्चित गहराई तक ही होती है। इसके बाद में ये जो स्पीड है इसके तापमान के बढ़ने की, वो आपकी मंद पड़ जाती है। ठीक है, मंद क्यों पड़ जाती है, उसके भी बहुत सारे कारण हैं। और यदि आप देखोगे कि यदि इसी आधार पर कि 32 मीटर जाने पे 1 डिग्री सेंटीग्रेड में तापमान बढ़ता हो, तो पृथ्वी के केंद्र जो धरातल से कितना दूर है, 6378 किलोमीटर दूर है। यदि इतना अंदर जाएंगे तो टेम्परेचर पता नहीं कितना गुना बढ़ जाएगा। ठीक है, जो प्रैक्टिकली पॉसिबल भी नहीं है और उसके कोई साक्ष्य भी नहीं मिलते हमें। तो ये क्या होता है कि पहले तो गति जो होती है वो तेज़ी से बढ़ती है, उसके बाद में एक गति होती है जो आपकी मंद हो जाती है। इसमें आप देखोगे कि इसमें देखा गया है कि जो डेप्थ है, मतलब पृथ्वी की गहराई है, ये केल्विन में दे रखा है। तो जैसे जैसे आप जा रहे हो वैसे वैसे इसकी नीचे जाने पे तापमान बढ़ता जाता है। जैसे ये लिथोस्फीयर है, उसके बाद अपर मेंटल है, लोअर मेंटल है, आउटर कोर, ये आंतरिक कोर है। तो ये पृथ्वी का जो केंद्र है 6370, मैंने अभी बोला 6370 या 6378 जो भी है। तो वहाँ पे आप देखोगे जो टेम्परेचर होगा वो 7000 केल्विन के आसपास है, और धरातल पे जो 660 किलोमीटर के आसपास जो है वो आपका 1900 केल्विन है। तो मतलब धीरे धीरे जो पहले जो स्पीड होती है वो फास्ट होती है, उसके बाद में जो इसकी तापमान बढ़ने की दर है वो स्थिर या लगभग मंद हो जाती है। ठीक है, तो ये है पृथ्वी के आंतरिक भाग में ऊष्मा और तापमान में वृद्धि जो होती है उसके 3 कारण हैं। मतलब उसका सोर्स क्या है, पृथ्वी के आंतरिक भागों में तापमान बढ़ने का सोर्स क्या है। पहला सोर्स है जो चट्टानें निर्मित होती हैं, वो चट्टानों में आपका रेडियोधर्मी विघटन होता है, रेडियो एक्टिव उसमें विघटन होता है। इसके वजह से वो जो है ऊर्जा विमुक्त करते हैं। उसके बाद में आपका इसके अलावा बहुत सी आंतरिक और बाह्य शक्तियाँ काम करती हैं, जैसे गुरुत्वाकर्षण बल हो गया या ऊपर स्थित चट्टानों का भार हो गया। इसकी वजह से जो है तापमान में वृद्धि होती है। साथ ही बहुत सी केमिकल प्रोसेसेस भी होती हैं, अंदर रासायनिक क्रियाएं भी होती हैं, जिनकी वजह से जो है वो तापमान आपका परिवर्तित होता है, या तापमान हम कहें तो नीचे जाने पे तापमान में वृद्धि होती है। पृथ्वी के आंतरिक भाग में तापमान लगभग 5000 से 7000 डिग्री सेल्सियस तक होता है, और इतने उच्च तापमान पर जो है पदार्थ का ठोस अवस्था में पाया जाना आश्चर्यजनक है। ठीक है, क्योंकि पृथ्वी का जो इनर कोर है वो आपका ठोस होता है, और इतने तापमान पर कोई भी पदार्थ, जैसे आपका इनर कोर है वो निफे का बना हुआ है, निकेल और फेरस का बना हुआ है, तो निकेल और फेरस का इतने डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर पाया जाना, ठोस में पाया जाना आश्चर्यजनक है। तो क्यों है, क्योंकि इसमें वहाँ पर दबाव भी काम करता है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स है जो काम करते हैं, जिसकी वजह से तापमान ज़्यादा होने पर भी जो पदार्थ की अवस्था है वो ठोस बनी रहती है। ठीक है, वस्तुतः ऐसी परिस्थिति में आंतरिक भाग में पाए जाने वाली चट्टानों को द्रव या गैसीय अवस्था में होना चाहिए, लेकिन ऐसा वास्तविकता से परे है, ऐसा वास्तविकता में नहीं मिलता। क्यों नहीं मिलता, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर्स वहाँ पर काम करते हैं। तो ये आप देखोगे कि सतह से केंद्र की ओर गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि के साथ साथ दबाव भी बढ़ता है। ठीक है, और ये दबाव जो है आपका सागर तल पर वायुमंडलीय परतों द्वारा आरोपित बल की तुलना में लाखों गुना अधिक होता है, और इसी दबाव के कारण जो आंतरिक कोर है, इनर कोर है आपका, वो ठोस अवस्था में आपको देखने को मिलता है। अतः पृथ्वी के अभिकेंद्र के निकट अत्यधिक तापमान के बावजूद धात्विक आंतरिक कोर, इनर कोर की चट्टानें तरल चट्टानें अत्यधिक दबाव के कारण कैसी मिलती हैं आपको, ठोस अवस्था में मिलती हैं। ठीक है, ये चट्टानें संभवतः प्लास्टिक अवस्था में है। प्लास्टिक का मतलब न तो ठोस है न द्रव है, वो आपके इनमें फ्लेक्सिबिलिटी या लचीलापन पाया जाता है, और आंतरिक दबाव के कारण ये 2900 किलोमीटर की गहराई तक ठोस प्रतीत होती है। ठीक है, जैसे ही दबाव रिलीज होता है ये जो है आपकी द्रव अवस्था में मैग्मा के रूप में पृथ्वी के धरातल से बाहर आती हैं। तो वही है कि बहुत सारे फैक्टर्स एक साथ काम करते हैं। केवल तापमान बढ़ रहा है इसका मतलब ये नहीं है कि पदार्थ द्रव अवस्था में पाया जाएगा, उसके साथ साथ उसका घनत्व भी है, और साथ में दबाव भी है, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो
ये निर्धारित करते हैं कि पृथ्वी का जो अंतरतम होगा उसके जो पदार्थ होंगे उनकी अवस्था कैसी होगी। देखो, जहाँ कहीं भी दबाव में कमी आती है उसके नीचे के भाग की चट्टानें अधिक तापमान के कारण पिघल जाती हैं और बहुधा मार्ग बनाकर बाह्य धरातल पर प्रकट होती हैं। ठीक है, तो बाह्य धरातल पर जब प्रकट होती हैं तो ये हो जाएगा आपका लावा कहलाएगा ये, और या ये निकलने का प्रयास करती हैं। और ये जो सब क्रियाएं होती हैं वो होती हैं ज्वालामुखी विस्फोट के कारण, ज्वालामुखी विस्फोट के माध्यम से या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ के माध्यम से, ज्वालामुखीता या ज्वालामुखी क्रिया के कारण, क्रिया के माध्यम से ये आपकी धरातल पर प्रकट होती हैं। अब जो नेक्स्ट आपका निहित स्रोत या इनहेरेंट सोर्स या प्राकृतिक स्रोत है वो है आपका घनत्व। देखो, यदि आप देखोगे कि न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है लगभग 5.5 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर, 5.5 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है। अब देखो, जो पृथ्वी का जो कोर है, पृथ्वी का जो क्रस्ट है, पृथ्वी का जो बाह्य भाग है, वहाँ की चट्टानों का घनत्व केवल 2.7 है, ठीक, जबकि औसत है 5.5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे हम पृथ्वी के क्रस्ट से अंदर की तरफ जाएंगे, केंद्र की तरफ जाएंगे, ठीक है, जैसे पृथ्वी है, ये आपका क्रस्ट है और ये अंदर की तरफ जाएंगे तो जो घनत्व है वो बढ़ेगा, तभी तो औसत घनत्व 5.5 आएगा। तो कहने का मतलब यह है कि पृथ्वी का जो घनत्व है, पृथ्वी की जिन पदार्थों से या चट्टानों से मिलकर पृथ्वी बनी है उनका जो घनत्व है वो आपका पृथ्वी का जो क्रस्ट है उसका घनत्व कम है, और जैसे जैसे आप क्रस्ट से अंदर की तरफ जाओगे तो घनत्व में वृद्धि होती है। और यदि आप इनर कोर की बात करोगे तो उसका घनत्व 10 से 12 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास देखने को आपको मिलता है। इससे स्पष्ट होता है कि गहराई में वृद्धि के साथ साथ घनत्व में भी वृद्धि होती है, और पृथ्वी के आंतरिक भागों का घनत्व 8 से 10 ग्राम प्रति क्यूबिक सेंटीमीटर आपके यहाँ होता है। मैंने पहले 10 से 12 बोला, लेकिन ये लगभग आपका 8 से 10 ग्राम क्यूबिक सेंटीमीटर के आसपास आपको देखने को मिलता है। ठीक है, अब भूक्रोड़ के मध्यवर्ती हिस्से का घनत्व भी अधिक है। इस उच्च घनत्व का संभावित कारण पृथ्वी के केंद्र में भारी धातुओं जैसे निकिल और फेरस की अधिकता उपस्थिति और ऊपरी परतों के द्वारा आरोपित दबाव हो सकता है। तो एक तो प्रेशर पड़ रहा है ऊपरी परतों से अंदर वाली प्लेट जो परतें हैं उनके ऊपर, और दूसरा वो खुद भी आपकी भारी चट्टानों से मिलके बनी है, भारी खनिजों से मिलके बनी है। जैसे आप सबसे जो क्रस्ट है वो सबसे हल्का है, जो है आपका सियाल से मिलके बना है, सिलिका और एल्यूमिनियम से। उसके नीचे आपका सीमा है, सिलिका और मैग्नीशियम, और जो सबसे नीचे वाला या आंतरिक कोर है वो आपका निफे से मिलके बना है, निकिल और फेरस, जो आपकी भारी धातुएं हैं। इसको हम नेक्स्ट क्लासेस में देखेंगे। तो आप घनत्व से क्या पता लगा सकते हैं हम? घनत्व से हमें ये पता लगता है कि जो पृथ्वी का जो औसत घनत्व है वो है आपका 5.5, और जो क्रस्ट या ऊपरी परतों का घनत्व है वो है आपका 2.7 के आसपास। तो इससे हम ये डिसाइड कर सकते हैं, निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि पृथ्वी का जो अंतरतम है या जो अंदर वाला भाग है वो किससे मिलके बना है? केंद्र वाला भाग मिलके बना है भारी धातुओं से। ठीक है, तो ये घनत्व हो गया। इसके बाद में आता है दबाव। देखो, पृथ्वी के भीतर गहराई में जाने से आपके तापमान और घनत्व के समान ही दबाव में भी वृद्धि होती है। तो तीनों वेरिएबल्स हैं, तापमान, घनत्व और दबाव, ये तीनों में यदि आप क्रस्ट से अंदर की तरफ जाओगे, कोर की तरफ जाओगे, तो इनमें वृद्धि आपको देखने को मिलती है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि पृथ्वी की ऊपरी परत के भार के कारण गहराई के साथ दबाव में वृद्धि होती है, क्योंकि नीचे जाओगे तो परतों का भार आपका बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इस वजह से दबाव क्या करेगा? दबाव बढ़ेगा। कुछ लोग बोलते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग के पदार्थ पृथ्वी की उत्पत्ति के समय से ही भारी रहे हैं, ये भी है। और तो जनरली जो ऊपर वाला ये है कि ऊपरी जो परत है उनका प्रेशर इतना होता है कि नीचे जाने पे दबाव में वृद्धि होती है, ये ज़्यादा मान्य मत है। इसके साथ में जो पृथ्वी के आंतरिक भाग के जो पदार्थ हैं वो भी आपके भारी हैं। पृथ्वी के अभ्यंतर के दबाव में परिवर्तन होने के कारण धरातल का भौतिक स्वरूप भी परिवर्तित होता है, क्योंकि नीचे जैसे ज्वालामुखी है या भूकंप है, वो आने का एक मेन कारण क्या है कि जो अंदर जो दबाव या प्रेशर स्टोर होता है वो जब इरप्ट होता है, बाहर निकलता है, उसके वजह से जो भू संचलन होता है उसकी वजह से आपकी जो ज्वालामुखी क्रियाएँ होती हैं या फिर भूकंप आते हैं। तो दबाव का अध्ययन करना भी एक महत्वपूर्ण टॉपिक है, और इसके माध्यम से हमें बहुत जो पृथ्वी का जो अंतरतम है उसके बारे में बहुत कुछ पता हमें चलता है।
इसके अलावा पृथ्वी के अंतरतम को जानने के स्रोत जो हैं आकस्मिक संचलन बल हैं, जिसमें मैंने आपको बताया कि वॉल्केनिक एक्टिविटी, ज्वालामुखी क्रिया, और भूकंप विज्ञान या सेस्मोलॉजी है, जिसमें हम सेस्मिक वेव्स या भूकंपीय तरंगों के माध्यम से ये पता लगाते हैं कि पृथ्वी के आंतरिक भाग की संरचना कैसी है, पृथ्वी का आंतरिक भाग किस प्रकार की चट्टानों से मिलकर बना है। उसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि भूकंप विज्ञान हमें कैसे बताती है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार है। उसमें आप देखोगे शैडो जोन का कॉन्सेप्ट है या छाया मंडल का कॉन्सेप्ट है, तो वो क्या है वो हम देखेंगे। सबसे पहले बात करते हैं ज्वालामुखी क्रिया या वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ की। देखो, ज्वालामुखी क्रिया के फलस्वरूप पृथ्वी के आंतरिक भाग में तरल मैग्मा और धरातल पर तप्त तरल लावा प्रवाहित होता है। ठीक है, जो मैग्मा है जब धरातल पर प्रकट होता है तो उसको लावा बोलते हैं। हम ज्वालामुखी क्रिया में इसको भी डिटेल से पढ़ेंगे। इस आधार पर कुछ लोगों का मानना है कि पृथ्वी के आंतरिक भाग में कम से कम एक ऐसी परत है जहां पर हमेशा द्रव अवस्था में आपका मैग्मा विद्यमान रहता है। इसी को क्या बोलते हैं, वो बोलते हैं मैग्मा चैम्बर। तो वो जो मैग्मा चैम्बर है या मैग्मा भंडार है, वो क्षेत्र है जहां से जब भी ज्वालामुखी विस्फोट होता है तो जो लावा है, तो वो मैग्मा है आपका बाहर निकलता है, जहां से मैग्मा के रूप में धरातल पर तप्त लावा प्रकट होता है। ठीक है, तो द्रव होने का मतलब है कि वहाँ पर दबाव इतना है नहीं कि वो ठोस अवस्था में रह सके, साथ ही वहाँ पर टेम्परेचर इतना ज़्यादा है कि वहाँ पर जो लावा है हमेशा, वो जो मैग्मा है आपका हमेशा द्रव अवस्था में रहेगा। इसके साथ ही देखो, ये जो चीज़ है इसको कुछ लोग व्यवहारिक नहीं मानते, कुछ भूगर्भ शास्त्री आपको इसको व्यवहारिक नहीं मानते। उनका मानना है कि जैसे ही ऊपरी परत से दबाव उनका मानना है कि ऊपरी चट्टानों के अत्यधिक दबाव के कारण कोई भी हिस्सा तरल नहीं रह सकता। वो कहते हैं कि इतना दबाव ऊपर से होता है कि तरल अवस्था में रहना संभव नहीं है। तो वो क्या बोलते हैं, वो ये बोलते हैं कि जैसे ही ऊपर से दबाव हटता है तो जो पदार्थ है वो अपने आप ही टेम्परेचर में ज़्यादा वृद्धि होने के कारण तरल अवस्था में आ जाते हैं। और अचानक ताप बढ़ने और चट्टानों का दबाव घटने, दो रीजन हो सकते हैं, या तो ताप बढ़े या फिर दबाव जो है ऊपर से घटे। तो जैसे ही दबाव या प्रेशर रिलीज होता है, वैसे ही जो आंतरिक भाग का है ना, जो कुछ भाग है वो अपने आप ही पिघल जाता है और ज्वालामुखी क्रिया के रूप में ये बाहर निकलने देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि दो तरीके से जो ज्वालामुखी जो क्रिया है वो संपन्न होती है। पहला ये है कि आंतरिक भाग में जो टेम्परेचर है वो एकदम से बहुत सा बढ़ जाएगा। तो क्या हो जाएगा कि जो ठोस पदार्थ होगा वो आपका द्रवावस्था में परिवर्तित होकर और बाहर से वहाँ से प्रेशर डालेगा और वो आपका ज्वालामुखी के विस्फोट के रूप में या फिर भूकंप संचलन के रूप में बाहर दिखेगा। दूसरा ये हो सकता है कि जो धरातल है उसके ऊपर कोई पदार्थ था, वहाँ से वो अपर्दन से या किसी भी प्रकार से हट जाए, मतलब जो प्रेशर था ऊपर उसका, उस पर जो दबाव डाला जा रहा था धरातल से आंतरिक भाग पे, यदि वो दबाव किसी तरीके से हट जाए, तो जैसे वो दबाव हटेगा तो जो ठोस पदार्थ होगा वो तापमान की वजह से तरल अवस्था में आएगा और ये बाहर प्रकट होगा। तो ये कुछ इनके मत हैं जो आपको ये ज्वालामुखी क्रिया के माध्यम से हमें देखने को मिलते हैं। इसके बाद में है जो नेक्स्ट, वो है सेस्मोलॉजी का एविडेंसेस या भूकंप विज्ञान के जो हमें तथ्य मिलते हैं, जो साक्ष्य मिलते हैं, उनके आधार पर हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भी पता लगा सकते हैं। ठीक है, अब भूकंप विज्ञान है, उसमें क्या करते हैं, भूकंपों की तरंगों और उनकी गतियों का अध्ययन किया जाता है। जैसे PS और L वेव्स होती हैं आपकी, जब हम नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे। तो जो भूकंपीय तरंगे हैं उनकी क्या विशेषता होती है कि वो उनकी गति अलग अलग माध्यम में या भिन्न भिन्न माध्यम में अलग अलग होती है। यदि पदार्थ की संरचना या उसका जो घनत्व परिवर्तित होता है, तो जब ये आपकी भूकंपीय तरंगे या भूकंपीय लहरें जब क्रॉस करती हैं उन पदार्थों को, तो उनकी गति में चेंज आता है और ये चेंज है आपका सेस्मोग्राफ के माध्यम से अंकित कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर हम ये बता सकते हैं कि जो पृथ्वी का आंतरिक भाग है वो किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है, या जो उनकी लेयरिंग है, पृथ्वी की जो चट्टानें, पृथ्वी की जो विभिन्न परतें हैं, उनकी जो कंपोजिशन है या किस प्रकार के खनिजों से वो मिलकर बनी है, वो हम उसके बारे में हम इनडायरेक्टली बता सकते हैं। देखो, भूकंपीय तरंगों का सिद्धांत यह है कि उनकी गति हल्के घनत्व के माध्यम में धीमी होती है और जैसे ही घनत्व बढ़ता है उनका, तो उनकी जो स्पीड है, लहरों की जो स्पीड है वो आपकी बढ़ जाती है। अर्थात माध्यम का घनत्व जितना ही अधिक होगा, तरंगों की गति भी उतनी ही तेज होगी। और इसी गुण के आधार पर हम भूकंपीय तरंगों के विश्लेषण से बहुत सारी जानकारी प्राप्त करते हैं और पृथ्वी की जो संरचना है उसके बारे में हमें कुछ ठोस तथ्य देखने को मिलते हैं। तो इसको हम देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि कैसे सेस्मोलॉजी से हम पता लगाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार है। जो लास्ट है आपका, वो है आपका
मेटेरॉइड्स या उल्कापात। तो देखो मैंने आपको बताया था कि विभिन्न जो सिद्धांत हैं ग्रहों की उत्पत्ति के, तो विभिन्न ग्रह जैसे उत्पन्न हुए तो पृथ्वी की भी उत्पत्ति हुई होगी। तो और ग्रहों से या जो अंतरिक्ष में जो और भी बहुत से पदार्थ बिखरे पड़े हैं, उनमें से उल्कापात के बारे में हम सब जानते हैं। तो जो उल्कापिंड है वो भी सौर परिवार के ही ग्रह हैं, सौर परिवार के ही एक भाग हैं, ठीक है, जो ग्रहों की जब उत्पत्ति हुई थी तो अलग होकर अंतरिक्ष में फैल गए थे। अब यदि वो हमें वापस मिलते हैं तो हमें जो पदार्थ मिलता है वो उनका अंतरतम होता है, मतलब उनका इनर पार्ट होता है जो बच जाता है आपका जब वो पृथ्वी की ओर आते हैं तो फ्रिक्शन की वजह से उनका बाह्य भाग तो सारा खत्म हो जाता है, और जो मेन मतलब उनका जो इनर पार्ट बचता है, जो आंतरिक भाग बचता है, उसमें हम देखते हैं कि जितने भी उल्कापात होते हैं उनमें जो उल्का की रचना है आप देखते हैं तो उसके अंदर में निकल और लोहा पाया जाता है। तो ये हमारे जो ऑलरेडी हमें जो प्राप्त साक्ष्य हैं उनको प्रूव करता है कि जो इनर पार्ट है वो आपका भारी पदार्थों, भारी धातुओं से मिलकर बना है, जो निकल और फेरस है, ठीक है। अतः सौर्य परिवार के सदस्य पृथ्वी में भी चुंबकत्व का गुण इसके आंतरिक भाग में निकल मिश्रित लोहे के कारण बताया जाता है, ठीक है। तो मतलब जो ऑलरेडी हमारे पास प्रूफ है उसको ये और भी सुदृढ़ करता है। तो ये कुछ आपके सोर्सेज हैं जिनके वजह से हम ये पता लगा पाते हैं कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना किस प्रकार है। तो आज की क्लास में हमने देखा कि कौन कौन से जो स्रोत हैं जिनके माध्यम से हम पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाते हैं। अब अगले क्लासेस में हम देखेंगे कि सेस्मोलॉजिकल एविडेंसेस या जो भूकंपीय साक्ष्य जो हैं वो किस प्रकार पृथ्वी की आंतरिक संरचना निर्धारित करने में हमें सहायता प्रदान करते हैं। उसके बाद में हम देखेंगे पृथ्वी की सामान्य जो संरचनाएं, आंतरिक संरचनाएं, उसके बारे में कौन कौन सी लेयर हैं और किस किस पदार्थ से उनके बनी होती हैं, और कौन कौन सी असंबद्धताएं हैं पृथ्वी में, कौन कौन सी डिसकंटिन्यूटीज़ हैं, वो हम अगली क्लासेस में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।